नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय। आज दिन भर में बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहे थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, एसआईआर को लेकर और जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई थी, उसको लेकर बहुत चर्चा हो रही थी कि क्या होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का दौरा, फिर 29 में जो 29 अप्रैल को वोटिंग का दूसरा फेज होना, उस पर सब लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन शाम होने से पहले पहले ही एक बड़ा धमाका हो गया। हालांकि इस धमाके की आहट तो सुनाई दे रही थी, लेकिन इतना बड़ा होगा धमाका, इसका शायद कम से कम मुझे तो आइडिया नहीं था। वैसे भी मुझे कम आइडिया रहते, तो आइडिया कम रहे ज्यादा रहे, लेकिन धमाका बड़ा हुआ। धमाका हुआ साहब, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा के, 10 में से 10 सांसद हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के, उसमें से 10 में से 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए अचानक। मतलब केवल खबर ही नहीं आई, उन्होंने सीधा सीधा राज्यसभा के जो सभापति हैं, चेयरमैन हैं, उनको लेटर भी भेज दिया अपने विधायिका पार्टी में शामिल होने का। और जो नए नए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने नितिन नवीन, उनकी भी लॉटरी खुल गई। पहली बार में एकदम बड़ा पॉलिटिकल धमाका हो गया। उनके साथ मुलाकात 3 सांसदों ने कर ली, राघव चड्डा साहब ने कर ली, मित्तल साहब ने, अशोक मित्तल साहब ने कर ली और पाठक साहब ने कर ली। 4 और सांसद हैं, जिसमें हरभजन सिंह का नाम भी है, स्वाति मालीवाल का नाम भी है और 2 और उद्योगपतियों का नाम शामिल। उसका मतलब यह है कि भाई अब वो कम से कम फिलहाल ऐसा लगता है कि जो एंटी डिफेक्शन बिल है उसके दायरे में भी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 7 सांसद पार्टी छोड़कर चले गए। इसलिए हमें तकलीफ देनी पड़ी हमारे मित्र आशुतोष जी को। वो पत्रकार तो है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे। तो मैंने कहा आम आदमी पार्टी को समझने के लिए आशुतोष जी से ज्यादा बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ये सब क्या हुआ? बीजेपी के जो आरोप हो सकते हैं कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया, बीजेपी ने लोगों को धमकाया, डराया, ये सब तो चर्चा होती है। लेकिन सर, बहुत बहुत स्वागत है और माफी चाहता हूँ कि आपको दोबारा तकलीफ दी। लेकिन ऐसा मसला था कि आपके बिना ये बात पूरी नहीं होती। समझिए कि आम आदमी पार्टी में क्या है इतना बड़ा। देखिए, मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और छोड़े हुए 8 साल हो रहे हैं। लेकिन आम डीएनए आदमी में पार्टी मेरा डीएनए आप समझते हैं ना आम आदमी पार्टी ना का। ना आम आदमी पार्टी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मैं जहां जा रहा हूँ आम आदमी पार्टी पीछे पीछे चली जाती है। तो मैं आम आदमी पार्टी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो अभी भी मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इस प्रेम के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी देखिए, राइट मैन मुझे इन रॉन्ग पार्टी थे क्या? नहीं भैया, मैं तो बस आई वाज द राइट मैन। जी। देखिए, महत्वपूर्ण क्या है कि मुझे इसमें 3 लोगों के पार्टी छोड़ने पर बहुत हैरानी हुई। एक स्वाति मालीवाल, दूसरा राघव चड्ढा और तीसरा संदीप पाठक। संदीप पाठक। बाकी के जो 4 लोग हैं, आप विक्रम साहनी, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल और हरभजन सिंह। हरभजन। अगर इन चारों लोगों को आप देखें, इनका ना तो आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना है, ना आम आदमी पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना है, ना ये कभी अन्ना के आंदोलन से जुड़े रहे। कम से कम मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। हरभजन सिंह तो वैसे भी क्रिकेटर थे, और आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो उस वक्त जब हरभजन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया मैं धरना प्रदर्शन करने नहीं जाता हूँ। तो आप इसलिए, लेकिन ये जो स्वाति मालीवाल है, ये तो तब से अरविंद केजरीवाल के साथ थी जब अरविंद केजरीवाल अपना एनजीओ चलाते थे और शादरा में वो काम करते थे झुग्गी झोपड़ियों के बीच में, और उनकी कोर टीम की सदस्य थी। राघव चड्ढा, कम से कम जितना मैं जानता हूं, वो आम आदमी पार्टी के शुरुआती सदस्यों में से थे, और उनका पूरा करियर, उनकी पूरी पूरी जो हैसियत है वो आम आदमी पार्टी ने बनाई है। उनको इतनी छोटी सी उम्र में उनको राज्यसभा में भेज दिया। वो पंजाब के इंचार्ज थे, बहुत पावरफुल पोजीशन में एक जमाने में थे। लेकिन वो आम आदमी पार्टी के एक जमाने में आईज एंड ईयर्स थे अरविंद केजरीवाल, जिसे कहते हैं ब्लू आइड बॉय, वो थे ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय। और संदीप पाठक के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन एक जमाना ऐसा था, और वो ज्यादा लंबा वक्त नहीं गुजरा है, जब वो पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 थे। संगठन के स्तर पर बहुत पावरफुल थे, सब कुछ वो तय करते थे, और उस वक्त उनके चर्चे बहुत थे। फाइनेंसेस भी वो देखा करते थे। फाइनेंसेस का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन संगठन जरूर वो देखते थे, और वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी एक थे। तो वो छोड़ दीजिए क्या देखते थे, क्या नहीं देखते थे। असली चीज ये थी कि वो बहुत पावरफुल थे और उन पर बहुत भरोसा था।
तो उनके 3 सबसे चहेते लोगों ने पार्टी छोड़ी, और छोड़ी न केवल छोड़ी बल्कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये हैरानी की बात है, और यही बहुत ही जिसे बहुत मौलिक सवाल खड़ा करता है कि आखिर वो क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल अब जो उनके सबसे करीबी लोग होते हैं वो कुछ समय के बाद उनसे डिसिल्यूजन्ड हो जाते हैं, वो पार्टी छोड़ देते हैं या दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। जी। ये आम आदमी ये पार्टी मूल के लिए सवाल है। चिंता का सबब होना चाहिए। स्वाति मालीवाल को उन्होंने क्या नहीं बनाया, महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, लगातार 2 बार उनको मौका दिया बनने का, फिर वो इतनी छोटी सी उम्र उनको राज्यसभा भी भेज दिया। यही हाल संदीप पाठक का भी है, यही हाल राघव चड्ढा का भी है। तो ये सोचने की बात है कि आखिर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल अपने टैलेंटेड लोगों को, या जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उनको पार्टी में क्यों नहीं रख पाते, और ये सब लोग उनसे डिसिल्यूजन होकर छोड़ के चले जाते हैं। अब आज राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि आई वाज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, तो मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं, जिनका पूरा करियर ये लाइन जो है अभी तक वाजपेयी जी के लिए सुना करता था मैं, लेकिन वाजपेयी जी के लिए दूसरे लोग कहते थे, कहते थे, लेकिन अब ये तो राघव चड्ढा खुद ही कह रहे हैं अपने लिए। हाँ, तो अब इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये इतनी छोटी सी उम्र में इतनी शोहरत जो मिली वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिली, आम आदमी पार्टी की वजह से मिली है। तो मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वह लोगों को सहेज कर नहीं रख पाते, और ऐसे लोगों को बढ़ाते हैं दरअसल जो लोग पार्टी की मूल जो उसका डीएनए है उससे वो कुछ समय के बाद कट जाते हैं। ये असल सवाल है। क्या है बाकी ये बताइए ना, आपसे आशुतोष जी केवल ये बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम, क्या फंडामेंटल, क्योंकि आपने अरविंद जी के साथ बहुत समय तक काम किया, भले ही लंबे समय से आप नहीं है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिकल लीडर का, एनजीओ का, उस दौरान आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे उनके साथ। देखिए, दो बड़े कारण है। पहला बड़ा कारण ये है कि ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि अगर आप उनसे जरा सा भी डिसएग्री करेंगे तो आप उनकी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और दूसरी कमजोरी यह है कि उनकी पूरी पॉलिटिक्स ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है। जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, या अगर आप देखें समाजवादी पार्टी की भी पॉलिटिक्स या बीएसपी की पॉलिटिक्स में, तो उसमें एक विचारधारा का एक पुट है। बीजेपी तो पूरी तरीके से विचारधारा की पार्टी है, कांग्रेस की भी एक विचारधारा है, सेकुलरिज्म के सवाल पे वो समझौता नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी सोशल जस्टिस की पार्टी है, मायावती जो है वो दलित असर्शन की पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें कोई विचारधारा ही नहीं। आप उनसे पूछिए कश्मीर में क्या क्या राय है, तो एक ही पार्टी में अगर बैठे हुए तो 10 लोगों की 10 राय उसमें अलग अलग हो जाएगी। तो इसलिए जो पूरा उनकी रिलेशनशिप जो पूरी पार्टी में है और पार्टी के लोगों से, वो ट्रांजैक्शनल है। जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं तब तक तो आप उस पार्टी में प्राथमिकता में हैं। जिस दिन आपकी उपयोगिता पार्टी नेतृत्व की नजर में कम होने लगेगी, उस दिन आप धीरे धीरे हाशिए पे चले जाते हैं। और अगर आपके अंदर जीवटता नहीं है, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप फिर अपने आप को भारीहीन महसूस करते हैं, फिर या तो पार्टी छोड़ देते हैं, किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये दो बड़ी दिक्कतें हैं कि एक जो किसी भी तरीके की असहमति को स्वीकार न करना, और दूसरा ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स करना। सर, दो महत्वपूर्ण पड़ाव मैं देखता हूँ आम आदमी पार्टी। एक पड़ाव जब आम आदमी पार्टी बनी और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, विचार के तौर पर, आंदोलन के तौर पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो पार्टी में बहुत प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। लेकिन वो पार्टी सरकार में आती और बड़ा काम करती, सरकार में आ गई लेकिन उस समय स्थापित नहीं हुई। उस समय उसके जो कोर लोग, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, शांति भूषण जी हो, संतोष शेट्टी जी हो, योगेंद्र यादव जी हो, आशुतोष जी हो, एक एक करके सब लोगों ने अलग अलग समय पर में छोड़ दिया। वो तो बहुत जल्दी का समय था, ऐसे समय में छोड़ने पर भी बहुत सवाल था। आज दूसरा दौर में दो समय अलग अलग कह रहे हैं कि आज आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी के तौर पर है। पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनके एमएलए 12 साल सरकार रही है, गुजरात में उनके, और देश भर में भी उनकी ठीक ठाक सी स्थिति है। राज्यसभा में 10 सांसद है, लोकसभा में। तो जब पार्टी सत्ता में हो, पावर जैसे उसके पास हो ठीक ठाक सी, उस समय किसी का छोड़ना
और एक समय जब सबसे संगठन वाले लोग जिन्होंने संगठन को बनाया उनका छोड़ना, इन दोनों में को कैसे आप देखते? देखिए, मुझे लगता है कि जब पार्टी संघर्ष करती रहती तो पार्टी के अंदर ज्यादा अनुशासन होता है। जब जी पार्टी सत्ता में आ जाती तो पार्टी के लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है और उस महत्वाकांक्षाओं में ईगो के टकराव भी होती है। कुछ लोगों को लगता है अगर कुछ तो खामखा आगे निकल गए, कुछ तो पीछे रह गए। तो वो एक मानव का बड़ा स्वभाव है, अगर आप उसमें बहुत पेशेंस नहीं है तो फिर आप उसमें दिक्कत पैदा करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी में जो शुरू के लोगों ने पार्टी छोड़ी, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल से उनका डिसएग्रीमेंट था कि जिस दिशा में आप पार्टी को ले जाना चाहते हैं दरअसल ये वो दिशा नहीं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो एक मौलिक जिसे कहते हैं अंतर था, मौलिक मतभेद था उस बात को लेकर। कम से कम प्रशांत भूषण या फिर शांति भूषण या फिर योगेंद्र यादव के संदर्भ में इस बात को कह सकता हूँ। लेकिन बाद के लोगों में जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उनमें से अधिकांश वो थे जिन्होंने इसलिए पार्टी छोड़ दी, किसी को एमएलए का टिकट नहीं मिला, या कोई किसी को अपने किसी चाहने वाले को टिकट दिलाना चाहता है तो उसको वो टिकट नहीं मिला, किसी का टिकट कट गया, या किसी को इस बात का डर हो गया कि मैं कुछ दिन मंत्री रहा या मैं कुछ दिन जल बोर्ड का मेंबर था और वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया है और अब मुझे सीबीआई या ईडी छोड़ेगी नहीं, तो उस वजह से भी लोग छोड़ के चले गए। तो ये और कुछ वो थे जो दरअसल आम आदमी पार्टी में अपना करियर बनाने के लिए आए थे, अवसरवादी, जो हर चढ़ती हुई पार्टी के साथ होता है कि जब भी पार्टी चढ़ने लगती है तो कुछ लोग आ जाते हैं जो सिर्फ अपने न्यस्त स्वार्थ की पूर्ति के लिए आते हैं और जब तक उनके स्वार्थ की पूर्ति होती तब तक बने रहते हैं, नहीं तो उनके लिए विचारधारा का कोई अर्थ नहीं होता है। जो पार्टी, मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया कि आप एक दिन कांग्रेस में रहते हैं और जी भर के आप भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते हैं और अगले दिन आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हो, नरेंद्र मोदी का गुणगान करने लगते हैं। तो ये कौन सी विचारधारा है भाई? जहां एक तरफ आप सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरी तरफ आप जिनको आप कम्युनल पॉलिटिक्स कहने वाला करते थे उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं और उस विचारधारा में आपको सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है। तो ये क्यों है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग या तो अवसरवादी पॉलिटिक्स करने के लिए आते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डर जाते हैं। जैसे आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के एक बड़े मुख्यमंत्री थे और उनके बारे में कहानी ये सामने आई कि अंत में वो सोनिया गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इस उम्र में मैं जेल चला जाऊं या फिर मैं बच जाऊं, तो मैं अभी इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहता। तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, है ना? तो आम आदमी पार्टी के साथ भी अब यही दिक्कत पैदा होती है। आम आदमी पार्टी में आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जिन लोगों का नाम लिया आपने, योगेंद्र जी का नाम लिया, प्रशांत भूषण जी का नाम लिया, शांति भूषण जी का नाम लिया, उसमें अन्ना को भी ले सकते हैं। हालांकि अन्ना ने तो पार्टी ज्वाइन की, न छोड़ी, लेकिन वो दूर चले गए। आपने कहा कि जिस दिशा में पार्टी को जाने की बात थी उस दिशा में नहीं गई। कौन सी दिशा थी जिस पार्टी को जाना था और वो नहीं गई? देखिए, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी, पहले तो ये आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। वो आंदोलन क्या था? भ्रष्टाचार देश से खत्म करना है। ये उस पार्टी का, उस आंदोलन का मोटो था और इस मोटो के साथ पूरा देश जुड़ गया था एक जमाने में। और यहाँ तक हालत ये हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी को अगर चुनाव हारना पड़ा 2014 में, उसका एक बड़ा कारण अन्ना का आंदोलन था। जब वो आंदोलन पार्टी में कन्वर्ट हुआ तो उसका नारा क्या था? हम राजनीति में राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। तो वो जो राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसको ठीक करने के लिए आए हैं, राजनीति को जो नैतिकता का लबादा उड़ाना था जिसके लिए आए थे, जब वहां से कंप्रोमाइज होना शुरू हो गया तब बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति की और पार्टी छोड़ी। क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन नहीं था, बल्कि ये भी कहा गया था कि पार्टी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और लोगों से पूछ के करना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी उस वक्त और भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी, वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, तब कांग्रेस से समर्थन लेना है और कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाना है या नहीं बनाना है, इसके लिए एक रेफरेंडम कराया गया था दिल्ली के अंदर। और फिर ये कहा गया था कि भाई जनता की राय ये कि हमें सरकार में जाना चाहिए। और उसके बाद जो कुछ पॉलिसी मैटर्स थे जिस पर भी जनता की राय लेने की बात की गई थी, लोकपाल के मसले पर भी लंबे समय में जनता की राय लेने की बात की गई थी। तो ये वो एक ऐसा माहौल था जिसमें लोकतंत्र बहाली, जो हाईकमान कल्चर है उसको कम करना, भ्रष्टाचार को मिटाना, सेकुलरिज्म को जिंदा रखना, कम्युनल पॉलिटिक्स ना करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे। जब पार्टी धीरे धीरे इन मुद्दों से किनारे हटने लगी तब कुछ लोगों ने सवाल को उठाया कि आप हाईकमान कल्चर की बात करते थे, आज उस पार्टी में
सिर्फ एक ही आदमी की चलती है और बाकी कोई वहाँ हाईकमान है ही नहीं। तो फिर आप क्यों आप ये कहते थे, आपने तो 9 लोगों के पोस्टर लगाए थे, धरना प्रदर्शन क्या थे, लोगों को जेल जाना चाहिए। उसमें जो आगे चल के राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी का भी चेहरा था, उसमें शरद पवार का भी चेहरा था। और फिर आप जो है ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करते हैं और आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप जो टिकट दे रहे लोगों को उससे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये बुनियादी मतभेद थे। बाद में उस पार्टी में जो एक हुआ चीज और थोड़ा सा ये जोड़ दे सर, एक चीज आपने महत्वपूर्ण बात की 2013 की कि कांग्रेस को लेकर एक रेफरेंडम करवाया। क्या पार्टी में भी यही राय थी कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरा चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, आंदोलन भी उसके खिलाफ था। नहीं, पार्टी में 2 राय थी। पार्टी में ऐसा नहीं था पार्टी में 1 राय, पार्टी में 2 राय थी। लेकिन उसका जो तरीका था, कम से कम जनता से पूछ के वो किया गया था। ये समझ धीरे-धीरे बन रही थी कि अगर आप राजनीति में रहते हैं तो राजनीति के कुछ नियम तो आपको अपनाने पड़ेंगे। आप हवा में राजनीति नहीं कर सकते। अगर आप सत्ता में नहीं आएंगे तो फिर आप सिस्टम कैसे बदलेंगे? तो सिस्टम में आने के लिए जरूरी है कि आप उनकी मदद लीजिए। हम किसी को मदद नहीं दे रहे हैं, वो अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये समझ बन रही थी। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, उन्होंने सोनिया गांधी को एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी थी। उसमें 7-8 ऐसे सवाल खड़े किए थे जिसमें उनकी राय मांगी गई थी। तो वो पूरा एक जिसे कहते हैं वो सारा हवा डाबा बनाया गया था उसको लेके। और आपको याद होगा कि उन दिनों जब शपथ लेने गए थे तो मेट्रो पे सवार होकर शपथ लेने गए थे। हाँ, तो और वो हवाई यात्रा भी करते थे तो जनरल कंपार्टमेंट में, वो क्या कहते हैं, वो इकोनॉमी क्लास में करते थे। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो तिलक लेन के एक 3 कमरे के फ्लैट में रहते थे। तो वो जो पार्टी का और 3 कमरों का फ्लैट और वो ब्लू वैगन आर, और वो ये कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी। फिर पिछले 15 साल से एक ही आदमी संयोजक हो, एक ही आदमी फैसला करे। फिर आंदोलन करके कहा जाए, जब जो पार्टी ये आंदोलन कर रही हो कि जिस पर आरोप लग गया है उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे इस्तीफा देना पड़े, वो आदमी जेल में रहकर सरकार चलाए। ये सब चीजें क्या निराश करती आम आदमी पार्टी को लेकर, और उसको लेकर भी बड़े मतभेद रहे होंगे। और जो राज्यसभा में जिन सांसदों को, एक सवाल मैं ये भी समझना चाहता हूँ, जितने लोग गए आज भी साथ में राज्यसभा के सांसद गए, तो क्या ये चयन करने में परेशानी थी या गलती हुई, या केवल पैसे के आधार पर या कोई और आधार जिसमें विचारधारा या संगठन नहीं था, उन लोगों को लिया गया? अनम्यूट कर लें आप। जब पार्टी पूरी तरीके से ट्रांजैक्शनल हो जाए, जब पार्टी पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, तो आपको वो सब हथकंडे अपनाने पड़े जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए अपनाने पड़ते हैं। फिर आप में और दूसरी पार्टी में कोई फर्क नहीं रह जाता। अगर पार्टी के अंदर ये हिम्मत होती कि हम इन 3 चीजों को नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम रहें चाहे ना रहें, क्योंकि हम पार्टी पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि हमें सत्ता चाहिए थी। हम पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बने थे ताकि सिस्टम को बदल सके। जब आप ही उस सिस्टम का हिस्सा हो गए तो फिर आप में और बीजेपी में, कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी, बीएसपी में क्या फर्क रह गया? तो इसने भी पार्टी के अंदर बहुत निराशा पैदा की। बहुत सारे लोग जो अपना करियर छोड़कर आए थे, और ऐसे हजारों की संख्या में लोग थे जो करियर छोड़ के आए थे, जिनका बिजनेस था, बिजनेस चौपट हो गया। जो कहीं विदेश में पढ़ाते थे वो छोड़ के आए, उनका वो सारा धंधा चौपट हो गया। कॉर्पोरेट में बड़ी अच्छी नौकरी करते थे, वो सब चौपट, सब करियर खत्म हो गया एक तरीके से बहुत सारे लोग। तो वो सब चीजें थी। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से बन गए, आप उसकी तरीके से बिहेव करने लगे, तो फिर आप में दूसरे में फर्क नहीं रह गया। और उसके बाद जो पार्टी का हुआ है वो होना ही था। उसके बाद कोई, अगर आप उम्मीद करते फिर भी आसमान पे आप चमक रहे थे, तो वो संभव नहीं था। उसके बाद आप दिल्ली का चुनाव हार गए, आप शीश महल बनाने लगे, आपके ऊपर लिकर घोटाले के गंभीर आरोप लग गए, आपके नेता जेल चले गए। पहले जेल जाने में अन्ना हजारे कहते थे जेल तो आभूषण है। वो ये कहते थे कि जेल तो क्रांतिकारियों का आभूषण है। फिर आप जेल जाने से डरने लगे। आपके लगातार ईडी के नोटिस आ रहे हैं और बार बार उन नोटिस को मना कर रहे हैं या उनको नहीं एंटरटेन कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पुराने वाले होते तो पहला नोटिस मिलने के समय में वो ईडी को चैलेंज करते और ये कहते कि मैं आ रहा हूं आपके दफ्तर, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर तुम्हें गिरफ्तार करना हो गिरफ्तार कर लो। उसकी जगह अब आप इवेड करने लगे। तो ये जो इवेड करने लगे, ये बुनियादी फर्क था कि आप नैतिक राजनीति छोड़कर आप पॉलिटिकल राजनीतिक की तरीके से बिहेव करने लगे। क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली का चुनाव हारा आम आदमी पार्टी ने चुनाव विधानसभा का,
उसमें दिल्ली सरकार का कामकाज तो बड़ा मुद्दा नहीं था, बल्कि ये मुद्दा था कि जनता निराश हुई कि जिन बातों को लेकर आप आए थे उन सब पर आपने निराश किया, खासतौर से शीश महल को लेकर, खासतौर से शराब घोटाले को लेकर, जेल जाने को लेकर जो इमेज टूटी पार्टी की, उसने इस चुनाव को हराया, बजाय इसके कि दिल्ली सरकार के कामकाज पर वो रेफरेंडम मिला। देखिए, दिल्ली सरकार के कामकाज में भी दिक्कत थी। देखिए, जो भी पार्टी का 10 साल, अगर आप मान ली तीसरी बार सरकार, तीसरी बार 10 साल सरकार, जी, 2013 से लेके 2025 तक, तो 13 साल आप मान के 12 साल आप सरकार में थे। तो 12 सरकार, किसी भी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी होना बहुत स्वाभाविक सी बात होती है। लेकिन जो असली कारण था वो ये था कि जब लोगों ने ये देखा कि जिन अरविंद केजरीवाल को मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहने वाला मानता हूँ, जो नीली वैगनार से चलने वाले थे, वो अब जेड सिक्योरिटी में चलते हैं, उनके आगे पीछे 40-50 कमांडोज का दस्ता चलता है, वो सबसे बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, वो जेट विमान से घूमते हैं और अपने रहने के लिए वो शीश महल बनवाते हैं। तो वो जो शीशा था, जो बड़ा नाजुक सा शीशा था, वो चटक गया। और जब ये सवाल लोग नरेंद्र मोदी से नहीं पूछेंगे आप रोज कपड़े क्यों बदलते हैं, ये सवाल राहुल गांधी से लोग नहीं पूछेंगे कि आपने टिकट लेके पैसे लेकर टिकट दिए या नहीं दिए, क्योंकि मान के चलते राजनीति में सब होता है। लेकिन ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जाएगा कि आप शीश महल में क्यों रहते हैं। ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो तस्वीर आपने पेश की थी और जिस तस्वीर पर लोग फिदा होके आपके साथ जुड़े थे, वो अलग तस्वीर हो जाती है, वो टूटती हुई दिखाई पड़ती है। तो लोगों के अंदर गुस्सा भी होता है, लोगों के अंदर नाराजगी भी होती है और लोग आपसे डिसअपॉइंट भी होते हैं। तो दरअसल जो 2025 में पार्टी चुनाव हारी, उसका एक बड़ा कारण ये था कि लोग इस बात को पचा ही नहीं पाए कि जिस अरविंद केजरीवाल को मैं जानता था, ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गए, मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन शीश महल तो दिखता है, शीश महल तो दिख रहा था ना, वो तो आंखों के सामने था। आगे चले तो मुझे समझाइए कि बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पहले तो आपने कहा कि वो इकोनॉमी क्लास में चलने वाले चीफ मिनिस्टर थे, लीडर थे, लेकिन वो भगवंत मान जो पंजाब, दिल्ली सरकार के पास हवाई जहाज नहीं है, तो वो पंजाब सरकार के हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं जहाँ भी जाना। दूसरी बात, जब दिल्ली का चुनाव हार गए तो उसके बाद पूरी जो लीडरशिप है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल साहब, वो चले गए पंजाब, और अब तो दिल्ली में दर्शन ही नहीं होते। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल वहां चले गए। राघव चड्डा जो उनके सबसे ब्लू आइड मैन थे, उनको उन्होंने इंचार्ज बनाया पंजाब का। तो ये सत्ता का मोह ही तो है। और जब दिल्ली में इतना संकट है, दिल्ली में जो परेशानी, उसके लिए तो आज आम आदमी पार्टी का कोई आदमी खड़ा हुआ नहीं है। तो वो इसलिए है ना, क्योंकि जो देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी कुछ समय के बाद चुनाव लड़ने वाली पार्टी बन गई। ये बुनियादी फर्क है, क्योंकि विचारधारा है नहीं, तो आप अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। तो अब आप एक चुनाव से दूसरे चुनाव में लड़ते हैं। अब आज की तारीख में उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? पंजाब में चुनाव जीतना। पंजाब में तो पूरी ताकत अब पंजाब में चुनाव जीतने पे लगी हुई है। तो पार्टी जब पूरी तरीके से चुनाव लड़ने की मशीन बन जाए और उस मशीन में कौन फिट है कौन फिट नहीं ये तय करने लगे आप, तो फिर वो कार्यकर्ता जो उस मशीन में फिट नहीं हो पाता, वो धीरे से किनारे हो जाता है और उसके प्रति पार्टी के मन में किसी तरीके का कोई मोह नहीं, कोई संवेदनशीलता भी नहीं है। उसके त्याग को लेके, उसका जो बलिदान है उसको लेके कोई चिंता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन आज भी अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखने की कोशिश करती है। आम आदमी पार्टी में जो विचारधारा भी है जो उसको जोड़े रखता है, बहुत सारे लोग उसके साथ भी रहते हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी में जो सबसे उपेक्षित तबका है वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, जिनमें से हजारों वो लोग हैं जो बेचारे अच्छी नौकरियों में थे, नौकरी छोड़कर आए और आज कहीं नहीं। ये जो राज्यसभा में जो लोग आए सर, अभी जो आए हैं, पिछले दिनों भी जो 2-3 लोग थे, बड़े उद्योगपति हैं सिर्फ। आज भी जो 7 लोग गए, उसमें यदि राघव चड्डा को, संदीप पाठक को और स्वाति मालीवाल को मैं छोड़ दूं, तो चारों बड़े लोग हैं, वो आम आदमी के साथ तो नहीं है। तो क्या ये जो आरोप लगता है कि पैसा लेकर या इस तरह के तमाम तरीके के हथकंडे अपनाकर या ऐसे लोगों का चयन किया गया पार्टी के लोगों को, तो ये आरोप ठीक है? देखिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं विजय जी, इसलिए मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा। अच्छा, लेकिन बताइए मुझे, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, कोई कारण बताइए मुझे, ये एलपीयू के अशोक मित्तल साहब का राज्यसभा भेजने का, या जो ट्राइडेंट ग्रुप के राजेंद्र गुप्ता जी है उनका, या एक और वो पंजाब एसोसिएशन के बड़े संघ वाले। देखिए, इनका आम आदमी पार्टी में कारण मुझे बताइए कि आप क्यों बनाते हो उनको राज्यसभा एमपी?
देखिए, आम आदमी पार्टी में इनका कोई जुड़ाव नहीं है, आम आदमी पार्टी में इनका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, ये बात सच है, सब जानते हैं। तो फिर इनको राज्यसभा क्यों भेजा गया, ये बात सबको पता है, क्यों भेजा गया सब जानते हैं इसको भी। लेकिन मैं पत्रकार हूं, तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं ये इसको करना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहता हूँ जी, हाँ। आप संस्थापक सदस्य रहे आम आदमी पार्टी के, मतलब शुरुआती दौर से आप वहां रहे हैं, आपके पास लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी का जो अन्ना आंदोलन था उसमें ये भावना थी, मतलब एक इमेज थी, मुझे नहीं पता आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट इस आंदोलन को था शुरुआती दौर में। आरएसएस के लोग जो आरएसएस से डायरेक्ट है कि नहीं है, बीजेपी से डायरेक्ट, लेकिन उस विचारधारा के लोग बाहर हैं। तो आज जब 8-7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो इसमें क्या हैरानी है? आप तो आए वहां से कहीं वापस चले गए। दो चीजें हैं, क्या ये आंदोलन आरएसएस ने क्रिएट किया था? नहीं। क्या इस आंदोलन की रूपरेखा आंदोलन ने खड़ी की थी? नहीं। क्या इस आंदोलन की लीडरशिप आरएसएस के पास थी? नहीं। क्या आरएसएस पीछे से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था? हाँ, ये सच है। बहुत सारे लोग आरएसएस के थे और वो आम आदमी पार्टी में भी थे, एमएलए भी बने, उनको एमपी के टिकट भी मिले, सब कुछ था। लेकिन ये आंदोलन जो लोग कहते हैं कि दरअसल आरएसएस का आंदोलन था, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इसको पूरी तरीके से नकारता हूं। इसको ऐसे कहे ना, आरएसएस ने आपके कंधे पर बंदूक चलाई। नहीं, मैंने अगर आरएसएस ने इस आंदोलन को क्रिएट किया होता और अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुखौटा आते, तब मैं इस बात को मान लेता। तो ये पुनर्मूष भाव की कहानी नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं लगता मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत साफगोई से बहुत सारी बातें समझाई, हमारे लोगों को भी ये बात समझ में आएगी। आपने वक्त निकाला और खासतौर से इस समय आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, हमने आपको दोबारा परेशान किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं थैंक यू आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर